नमस्कार दोस्तों। जो पिछली क्लास हुई थी वह क्लास चट्टान के ऊपर थी कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या पाया जाता है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इन सब को लेकर। लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स थे और तो सामान्य कमेंट्स थे, लेकिन एक कमेंट एक क्वेश्चन को लेकर था जिसकी मुझसे भूल हुई और उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ। पिछली क्लास में क्लास नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमें उसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था क्वेश्चन नंबर 4 किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। देखिए क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था अवसादी। इसमें मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैं इस क्वेश्चन को समझ गया किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, मैं नहीं गौर नहीं किया और उसका आंसर मैंने क्या दे दिया, अवसाद चट्टान। अगर हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर आता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। तो सभी बच्चे इसे ठीक कर लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कंफ्यूज है। अगर जीवाश्म पूछता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आंसर अवसादी है, और अगर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो आंसर आग्नेय चट्टान है। अब हम लोग एक दो बातें और देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड बहुत पूछता है एग्जामिनर, लोयस। एक शब्द में लिख रहा हूं मैं, लोयस। ये फ्रेंच वर्ड है, यानी कि फ्रांसीसी वर्ड है, फ्रेंच भाषा का है, और इसका अर्थ होता था, या फ्रेंच में इसका अर्थ है ऐसे मैदान जो वायु या पवन द्वारा उड़ाई गई बारीक मिट्टी से बनते हैं, यानी कि पवन के अपरदन से बन जाते हैं। तो ये वर्ड फ्रांस में आया, फ्रेंच भाषा का है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं इसको, तो सबसे बड़े लोयस के मैदान जो मिलते हैं वे मिलते हैं चाइना में। जो हुआंगो नदी है, जिसे हम येलो रिवर भी कहते हैं, पील नदी, तो उस नदी के आसपास, या ये कहिए कि वह नदी इस लोयस के मैदान से गुजरती है, पास होती है इससे। ये मिट्टी पीली है। जब ये पीली मिट्टी बारिश की बूंद के साथ, पानी के साथ मिक्स होती है, तो तब पानी का कलर पीला कर देती है, और इसीलिए उस नदी का नाम भी पील नदी या येलो रिवर है।
वैसे उसे ज्योग्राफी की भाषा में हुआंगो रिवर कहा जाता है। यह हुआंगो रिवर अब जिस सागर में गिरती है, क्योंकि इसके पानी का कलर कैसा है, पीला है, तो यह उस सागर को पीला कर देती है। इसीलिए चीन के पास पीला सागर है, यानी येलो सी। इसका मतलब मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को क्यों लिया, इसका मकसद क्या था मेरा मकसद था कि ऐसा नहीं कि अवसादी चट्टानें केवल जल से ही बनती हैं, जल के अपरदन इरोजन से ही बनती हैं, ऐसा नहीं है। ये वायु के इरोजन से बन जाती हैं। और जैसा मैंने कल कहा था कि अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, लेयर्स, लेकिन जो पवन द्वारा बनाई जाती है उसमें लेयर नहीं होती। इस लोएस के मैदान में लेयर नहीं है, सिर्फ एक मैदान है। तो किसका एग्जाम्पल हुआ ये? अवसादी चट्टानों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मैं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया लोएस को। सबसे अधिक मात्रा में कहाँ है? चीन में। सबसे अधिक बड़े मैदान कहाँ हुए? लोएस के मैदान है, कहाँ है? चीन में। वायु द्वारा बनाए गए हैं। अगली बात, लोएस के मैदान अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, इनका एग्जाम्पल है। ये टॉपिक खत्म हुआ। चट्टान में अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने इम्पोर्टेंट को पढ़ाया है इसमें। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक लेते हैं जिसकी हमें सामान्य समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन आ भी जाता है वहाँ से और नहीं भी आता, लेकिन चांसेस अधिक बनते हैं क्वेश्चन आने के। तो इसलिए मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ और उसमें हम देख रहे हैं टॉपिक का नाम है अपक्षय और अपर्दन। इंग्लिश में कहेंगे अपक्षय वेदरिंग एंड अपर्दन
इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन। अब इस टॉपिक की सामान्य समझ हम लोगों को होनी चाहिए। हम पहले बात करते हैं, यह एक रॉक है, चट्टान है। देखिए, मुझे इससे पहले कुछ बात करनी है थोड़ी सी। आप देख रहे हैं वीडियो, आप लोग नोट्स बना रहे हैं, आपका जो इंटरनेट है उसका चार्ज भी लगता है, या तो आप डर रहे हैं उससे कि ज़्यादा चार्ज उठ जाता है। 1 घंटे का देखने में वीडियो। नंबर दूसरा, आप देख रहे हैं ज़रूर, लेकिन लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में शर्म आती है आपको, या आप जानते नहीं हैं। दोनों बटन नीचे दिए होते हैं, लाइक का भी और सब्सक्राइब का भी। यदि लाइक भी नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो डिसलाइक कर दिया करो, दिक्कत क्या है। मुझे समझ में आया कि हाँ, डिसलाइक भी तो आया, तो डिसलाइक कर दिया करो। लेकिन अगर समझ में आया, पसंद आया आपको, तो लाइक नीचे होता है बटन, हाथ का ऐसे निशान होता है, एक ऊपर होता है, ऊपर लाइक का, डिसलाइक नीचे। तो आप कर सकते हैं लाइक ऊपर वाला, सब्सक्राइब कर सकते चैनल को। सब्सक्राइब का एक फ़ायदा आपको होगा कि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे, आपके फ़ोन में तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ, कोई वीडियो अपलोड हुई। आप तुरंत खोल के यूट्यूब देख सकते हैं उसको। लेकिन आप ये भी नहीं करते। फिर तीसरी बात, आपका मन बहुत भटका हुआ है। भटका किस चीज़ में है? पहले तो इंतज़ार था आपको कि दिल्ली पुलिस की भर्ती नहीं आई, भैया भैया दिल्ली पुलिस की भर्ती मंगाओ। जब क्लास ऑफलाइन थी, मैंने तभी डिक्लेयर किया था कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म जुलाई में आएंगे। खैर, अगस्त में आ गया, दिक्कत क्या हुई। फिर मैंने तभी कहा था कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में एग्ज़ाम है, तो कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन आपको विश्वास नहीं आता किसी किन्हीं बातों पे। जब बात हो जाती हैं तब लगता हाँ हाँ हुआ। अब मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे। अब भी बच्चों क्वेश्चंस होते हैं कमेंट्स में कि दिल्ली पुलिस तक कोर्स पूरा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि तैयारी कैसे कैसे करें जी। देखिए, दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकल जाने मात्र से दिल्ली में भर्ती नहीं होते, या किसी वैकेंसीज के फॉर्म निकल जाने से उसमें भर्ती नहीं होते। आपको खुशी मिल रही है कि फॉर्म निकल गए, फॉर्म भर रहे हो आप। अच्छा, 3 महीने बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हमारे अगस्त के अभी 10-11 दिन बचे हुए हैं, 12-13 दिन। मुझे लगता है उस टाइम तक हम ज्योग्राफी कर लेंगे। पिछले सप्ताह कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब तो वीडियो रेगुलर आ रही है, आपकी आएगी। अब आपको नोट्स बनाने में या याद करने में दिक्कत हो रही है। फिर तीसरा सवाल,
अब भटकाव की स्थिति शुरू हो गई आपकी। भटकाव की स्थिति, कैसी स्थिति भटकाव की है कि जी कोचिंग कहाँ करें। अब मुझे ये बताओ, अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग खुला हुआ हो तो कोचिंग कर लो। क्या आपको ये क्लास ऑफलाइन के जैसी नहीं लग रही जब मैं सब पढ़ा रहा हूँ उसमें? दूसरी बात, आपका दिमाग कई जगह भाग रहा है। किताबों की दुकान भागेगा अब, और कोचिंग के बहुत सारे नोट्स भागेगा, और आप अपने घर पे इतनी सारी किताबें और इतने सारे नोट्स इकट्ठा कर लोगे, पढ़ोगे किसी को नहीं। इतने एग्जाम आ जाएगा, पढ़ा कुछ नहीं, बस कहाँ हमारा काम कहाँ चला? नोट्स इकट्ठे करने में। मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया का कोई नोट्स ऐसा नहीं है जो आपको क्वेश्चन सारे दे दे। मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, 80% आपको मेरे से मिलेगा। अगर मेरे नोट से नहीं मिला तो किसी के से नहीं मिलेगा। ये मैं पहले वादा कर चुका हूँ आपसे, पहले देखा आप लोगों ने, अब भी देख रहे हो आप लोग। ये वादे खामोखा नहीं है, ये वादे किसी सच्चाई पर टिके हुए हैं। फिर तीसरी बात, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तमीज़ है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आपको इंटर पास हैं, बीए पास कर रखा, आपको तमीज़ कितनी है? ज़्यादा नहीं है। इसलिए यदि आप अपने आप को मुझसे महान मानते हो तो ठीक है, जैसा करना है वैसा करो। और यदि आपको लगता है कि हाँ, पहले कई हज़ार लोग भर्ती हुए मेरे नोट से, लगता है कि हाँ काम किया जाए तो बेहतर रहेगा, आप भर्ती हो जाओगे। लेकिन मेरे नोट्स का और मेरी क्लास का कोई क्वेश्चन बच ना जाए, इस ढंग से पढ़ना है। तीसरी बात, चौथी बात, जो मैं अब बातें कर रहा हूँ और बोलता हूँ, बातें करता हूँ, वह सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ बातों को लिखता नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चंस उन बातों से आते हैं जिनको मैंने ऐसे ही बोल दिया है। तो ये मत समझना बेफजूल में बोल रहा हूँ या मुझे कुछ वीडियो लंबी करने में मज़ा आ रहा है। मैं तो सिर्फ टू द पॉइंट रहता हूँ, कई बातें नहीं करता। पांचवी बात सुनिए, सिर्फ एक रास्ते पर चलिए, मात्र एक रास्ते पर सफलता मिल जाएगी। अगर भटकाव रहा तो कभी नहीं, आज नहीं कल भी नहीं मिलेगी। और भटकाव की स्थिति यथावत ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। इसलिए अपने आप को रोकिए, क्लास को रेगुलर कीजिए, जितने टाइम की वीडियो है उतनी कीजिए। ज़्यादा होशियार मत बनना कि पढ़ी हुई क्लास है। मैं ये कह रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिल रहा होगा। पढ़ी हुई है बेशक, क्या करते हैं, आधे घंटे देखी वीडियो, छोड़ दिया, 10 मिनट देखा, छोड़ दिया। भाई इतने महान हो तो भैया तुम फिर दिल्ली पुलिस क्यों? फिर तो अमेरिका जाओ, कहीं फ़ॉरेन जाओ, आईएएस की तैयारी करो भैया। दिल्ली पुलिस ही क्यों है? एक कॉन्स्टेंटली मर रहे हो। तो अपनी कंडीशन को समझो, अपने को सही आंको और आंक के देखो कि हमें ये करना है, क्लास करनी, इस तरह से पढ़ना है, तो यहाँ सफल हो जाएंगे। भटका बिल्कुल नहीं, दूसरे की बातों में बिल्कुल मत आओ कि जी वो तो यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है। देख लेना कितने भर्ती होते हैं, जो यूँ कर रहा है उसको दिखाना का भर्ती होता है वो।
यूं करने वाले कई भर्ती नहीं होते कि जी वहाँ दौड़ रहा है यहाँ दौड़ रहा है। भर्ती वो होगा अब जो इत्मीनान से 10-12 घंटे घर बैठ के पढ़ेगा, एक एक वीडियो को कई कई बार देखेगा, उसमें से क्वेश्चंस निकालेगा, अपना नोट्स बनाएगा, 10 ईयर को सोल्व करेगा, प्रैक्टिस सेट करेगा, तभी सफलता है। तो इसलिए भटकाव नहीं बिल्कुल भी। और वीडियो मिल रही हैं आपको, अभी यूट्यूब पे मिल रही हैं, जिस दिन भी ऐप पे मिलेंगी मैं आपको तुरंत इसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी लॉकडाउन है, मुझसे ऐसे फ़ोन ना करें कि कोचिंग कब खुल रहा है, क्योंकि आप भी जापान नहीं भारत में रहते हैं और मैं ही भारत में रह रहा हूँ, तो इसलिए पता आपको मुझको पता है, दोनों को पता है क्लास बंद हैं, स्कूल बंद हैं। अब कब खुलेंगे, अब भैया मुख्यमंत्री नहीं हूँ मैं, इसलिए एक अंदाज़ा है कि जल्दी खुल जाए, पर गवर्नमेंट जैसे चाहे। अगर नहीं भी खुले कोचिंग तो मैं आपकी ऑनलाइन दिल्ली पुलिस का पूरा बैच करा दूंगा, डरना ही नहीं है। और ऐसे नहीं कि भीड़ देख लिया बस काम चल गया, मैंने पहले कहा महान नहीं हूँ, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो ये बात मुझे बहुत ज़रूरी लगी, क्योंकि मैंने आपके जो देखे हैं, मैं देखता हूँ आपके व्यू 10 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, इससे काम नहीं चलता भाई। वीडियो पूरा देखना है कि उसमें क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लास्ट तक पढ़ाता हूँ। तो अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे और बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। वीडियो लगातार आ रही हैं, मुझे चिंता है आपसे ज़्यादा। करंट प्लस दिमाग में लोगों को घूमता है कि संस्कृति नहीं आई, मैं सही पढ़ाऊँगा, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है उसे रोज़ के रोज़ याद करते रहिए। अगली बात, अभी एग्ज़ाम हुआ है, कमीशन ने लिया यूपी ने BEO का, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ। आप उस एग्ज़ाम पेपर को उठाओ और ऑफलाइन वाले क्लास के नोट्स में चेक करो, एज इट इज सवाल रखे हुए हैं। तो मैं इससे बड़ा प्रूफ क्या दूं आपको, और कोई और प्रूफ है? चौथी बात, आप बोलते हो सर क्लास चलाओ, मैंने क्लास चला ली। आप बोलते हो मेरी तो फीस जमा सर पहले से ही, मुझे पता जमा है आपकी फीस। अब जो मैंने ऑनलाइन चलाई है क्लास, मेरे दोस्तों उसमें खर्चा होता है। आपकी फ़ीस ऑफलाइन की है, मैं तैयार हूँ, कोचिंग खुलते ही आपको क्लास दूंगा, आओ वेलकम। लेकिन ये ऑनलाइन की है भैया, इसके लिए चार्ज है मैंने बहुत कम रखा हुआ है। अभी तो किसी ने पेड मैंने करवाया भी नहीं है, अब मैं खुद देख रहा हूँ अपने आप ही, तो ये तो मेरा खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। कुछ लोग कहेंगे जी तुम कर लेते, पैसे तुम दे ही देते। कुछ लोगों से मिलूँ अभी, कहेंगे जी 5 लाख ले लो, भर्ती करवा दो। अब 5 लाख कहाँ से आ जाएंगे भैया? 1500 फीस जमा नहीं होने की, 2500 फीस जमा नहीं होने की, 5 लाख ले लो। ये क्या है, बेवकूफ़ी है ना? क्या कहेंगे इसे? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। जब मैं क्लास दे रहा हूँ, तो जब मेरा ऐप आ जाएगा, मैं अपने आप कह दूंगा आपसे
और तब उसे ऐप को डाउनलोड करके आप उस पर देखेंगे, तब आपको अच्छा रहेगा और भी। लेकिन अभी फ्री क्लास है यूट्यूब पर, भैया फ्री देख लो, फ्री चल रही है। या इससे मज़ा नहीं आ रहा, इसको देखिए ही। एग्जाम आपका मुझे नहीं देना, नौकरी आपको मिली, तनख्वाह मैं लेने का हूँ, तनख्वाह भी आप लेंगे। तो इसलिए बी सीरियस, समझिए। जो समझाया उसे गौर से समझाया मैंने, 5 क्लास देखने के बाद आज समझाया फिर से कि आप गलती कर रहे हैं, आप मजाक ले रहे हैं। एग्जाम नवंबर में है, नवंबर में लास्ट 27 नवंबर से है तो है। इस चक्कर मत पड़ना कि गुलेरिया कह रहा था पीछे हटेगा एग्जाम, संदीप कह रहा मामा दरोगा है, कह रहे वो कि पीछे हट जाएगा एग्जाम होने का ही ना। ये सब भटकाव हैं। नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। अब चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय वर्ड ही ऐसे हैं हिंदी के ये कि इनका अर्थ ही नहीं निकल पा रहा। उधर अपक्षय, अपक्षय शांति नहीं मिली, अपर्दन हो रहा। अब पहले अपक्षय को देखते हैं, इसका अर्थ देख लें पहले। क्षय मीन्स था खत्म होना, डिके होना। अप मतलब किसी भी चीज का डिके होना, उसका क्षय होना। मैंने क्या समझाया? चट्टान है, चट्टान धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि पता आपको भी है जो चीज मौजूद है उसका एक जीवन होता है, एक लाइफ होती है, उसके बाद वह समाप्त हो जाती है। इसकी भी लाइफ है। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक वर्ड जोड़ रहा हूं मैं आपको, जलवायु, जिसे बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट। इस जलवायु में क्या होता है? अगर पूछूं मैं आपसे जलवायु क्या होती है, व्हाट इज क्लाइमेट, प्लीज डिफाइन इट, तो मुझे नहीं लगता कि डिफाइन कर पाएंगे। बोलेंगे जलवायु, जलवायु, जलवायु क्या है, जलवायु जलवायु, ऐसे नहीं उत्तर दिए जाते। जलवायु एक वर्ड है, एक शब्द है जो अपने अंदर बहुत सारी बातें लिए हुए है। जैसे अगर हम दिल्ली की जलवायु देखते हैं तो यहाँ साल में गर्मी के महीने होते हैं, यहाँ साल में सर्दी के महीने होते हैं, यहाँ साल में बरसात होती है, यहाँ साल में हवाएं चलती हैं, यहाँ पाला पड़ता है, यहाँ का ढाल कैसा है, स्लोप। ये सब बातें, ये सब जो कारक हैं, जो ये सारे फीचर्स हम देख रहे हैं, ये सारे जब साथ मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं जलवायु। इसका मतलब अगर जलवायु की परिभाषा दी जाए तो क्या कहेंगे? किसी स्थान की जलवायु से अर्थ है उस स्थान की वायु, उस स्थान का मौसम, उस स्थान का ढलाव, उस स्थान की पहाड़ी स्थिति, उस स्थान की समुद्र से दूरी, उस स्थान पर सर्दी या गर्मी का मौसम या एक जैसा मौसम, ये सब जलवायु होती है। तो मैंने क्या क्या लिखा यहाँ? मैंने लिखा नंबर 1 तापमान। इस ताप में गर्मी सर्द दोनों आ जाएंगी। नंबर 2 वायु। नंबर 3
ढाल, स्लोप, टेम्परेचर, एयर, स्लोप। नंबर 4, समुद्र से दूरी, कि समुद्र से कितना दूर है। समुद्र से दूरी, आप कहो भैया ये वर्ड आपने समुद्र दूरी समझ में नहीं आया, मेरे समझ में आ रहा है, आपके में नहीं आया। एक स्थान चेन्नई है, एक स्थान दिल्ली है। चेन्नई समुद्र के बिल्कुल पास है, दिल्ली दूर है। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वीडियो में कुछ छूट गया होगा आपका मुझे लगता है, पर कोई नहीं, मैं समझा रहा हूँ फिर से। मैंने तापांतर की बात की थी, इसका अर्थ है ताप का अंतर। ये दिन में भी होता है, दिन और रात का, और यह अंतर
वर्ष में भी होता है। जो दिन में होता है उसे बोलते हैं दैनिक तापांतर, और जो वर्ष में होता है उसे बोलते हैं वार्षिक तापांतर। तो ये जो ताप में अंतर हुआ, दिन का 56, रात का 0, तो इस ताप के अंतर ने इस चट्टान के साथ एक बिहेव किया। क्या बिहेव किया? दिन में ताप अधिक था तो चट्टान के कण फैल गए। रात का तापमान कम हुआ तो चट्टान क्या हुई? सिकुड़ गई। फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, ये रोज हो रहा है। तो आखिर चले कब तक? तो जो कणों के बीच बल लगा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स, उनके बीच जो पार्टिकल्स थे उनके बीच जो फोर्स लगी हुई है, वह फोर्स वीक, कमज़ोर हो जाएगी। और एक दिन क्या होगा? ये कण अपने आप ही टूटने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चट्टान टूटने लगी। अब चट्टान टूटी है, लेकिन टूटे हुए कण अभी कहीं गए नहीं है, चट्टान पर ऐसे रखे हुए हैं, टूट गए, लूज हो गए हैं वो। इसी का नाम क्या है? अपक्षय। क्या नाम है इसका? अपक्षय। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी चट्टान के कण टूटकर चट्टान पर ही रहें, अपनी स्थिति में ही रहें, उसे हम अपक्षय कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो स्टैटिक, स्थिर है, मोमेंटम नहीं हुआ। अभी कण वही है, स्थिर हैं, अभी कहीं नहीं गए हैं। अब क्या हो सेकंड? अब वायु चली और वायु ने टूटे कणों को उड़ा दिया, या जल, वाटर फ्लो हुआ, उसने इसको उड़ा, उसे ले गया भाग करके। तो क्या हो गया? मोमेंट। जब मोमेंट हुआ और ये कण यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इकट्ठे हो गए, तो इसे बोलेंगे अपर्दन। समझ में आया? अपक्षय एक स्टैटिक प्रोसेस है, एक स्थिर अवस्था है, जबकि अपर्दन क्या है? एक मोमेंटम, एक गतिक अवस्था है। समझ में आया? अब कहा जाए कि अपक्षय के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो नंबर 1 तापांतर, नंबर 2 जल। कैसे? अब देखिए, अगर मान लीजिए इस चट्टान में यहाँ दरार है तो जब पानी भर जाएगा। अब पानी तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसी रात आएगी तो तापमान कम हो जाएगा। कम होते ही तापमान के इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो बर्फ और पानी, बर्फ का वॉल्यूम पानी से अधिक होता है। जब ये अधिक हो जाएगा तो ये इन कणों को यहाँ से तोड़ देगा, इस तरह तोड़ देगा, और क्या शुरू हो जाएगा इसमें? अपक्षय शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अपक्षय में ये कारक जिम्मेदार हैं। वनस्पति देखिए, वनस्पति, कोई पेड़ पौधा हमने यहाँ उगा दिया, कोई पेड़ यहाँ उग गया है अपने आप स्वतः ही, तो इसकी जड़ें फैलेंगी, और जड़ें जब बढ़ेंगी तो इन कणों को तोड़ देंगी। तो क्या होगा? इससे अपक्षय हो जाएगा। अब समझ में आया अपक्षय क्या है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ अपक्षय को, मैंने यहाँ लिखा है अपक्षय। क्या अपक्षय? एक स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था
जैसे चट्टान के कणों का टूटकर अपने स्थान पर ही बने रहना। अब समझ में आया? जिम्मेदार कारक क्या हुए? जिम्मेदार क्या क्या हैं? नंबर 1 तापांतर, नंबर 2 जल, नंबर 3 वायु भी कार्य करती है इसके लिए, नंबर 4 इसके लिए वनस्पति भी काम करती है। आप देख रहे हो ये सब बातें, इनसे अपक्षय हो गया, लेकिन कण वहीं टूटे हुए हैं। अब बात करते हैं अगली। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया, बड़ा मजे क्वेश्चन आया, जो हमारे दिमाग को थोड़ा घुमा रहा है, चला रहा है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेगिस्तान कैसे बनते हैं, डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट कैसे बन जाते हैं। अब बड़ी बात नहीं है, जहां आज डेजर्ट हैं वहां पहले क्या होंगी? चट्टान होंगी, लेकिन वहां दिन और रात के ताप में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। अंतर हुआ तो चट्टान टूट गई, टूटे हुए कण चट्टान से अलग हुए, वायु उड़ा के ले गई उनको, या फिर जल ने वो बहा दिए, इकट्ठे हुए ढेर लग गए, क्या बन गया? रेगिस्तान। अगर हम रेगिस्तान राजस्थान में हम जैसलमेर जाते हैं तो वहाँ यह स्थिति बिल्कुल साफ नज़र आती है कि वहाँ दिन का तापमान 55 होता है और रात का 0। अगर हमने रख दिया पानी तो जम जाएगा रात को बर्फ और दिन में भाप बनेगा। तो ये बड़ा अंतर है। अब आप कहो डेजर्ट 2 तरह के होते हैं, एक गरम एक ठंडे। गरम डेजर्ट में रेत पाया जाएगा, तापांतर था, लेकिन ठंडे डेजर्ट में रेत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट ठंडी है, दिन में भी सर्दी है, रात को भी सर्दी है, चट्टान पर कोई असर नहीं पड़ा, वो सुकड़ी हुई है, सुकड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वहाँ डेजर्ट, वहाँ रेत चट्टान टूटी नहीं है और चट्टान स्थिर है। इंडिया में कश्मीर लद्दाख एरिया, लेह, कुछ हिमाचल का एरिया, ये डेजर्ट ठंडे डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट। और रेगिस्तान राजस्थान में क्या है? एक गर्म है जिसका नाम है आपका थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो मुझे नहीं लगता अब अपक्षय से कोई क्वेश्चन बचेगा। हालांकि मैंने समझाया इसको इसलिए है कि यहाँ से सामान्य क्वेश्चन आ सकता है, डेजर्ट को लेकर आ सकता है, अपक्षय के कारक को लेकर आ सकता है, अपक्षय क्या है इसको लेकर आ सकता है। अब आया अपर्दन, ये तो और सिंपल हो गया। यानी कि अपर्दन कब चालू होगा? जब अपक्षय हो जाएगा। कैसी क्रिया है? गतिक, एक मोमेंटम है, गतिक क्रिया है। इसमें क्या होना है कि जब अपर्दन के कारकों, कारक क्या हैं उसके? जल, वायु, हिम या आइस या समुद्री लहरें या वर्षा, ये सब कारक हैं किसके? अपर्दन के।
जब अपर्दन के कारकों द्वारा मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है तो इसे अपर्दन कहते हैं। नो प्रॉब्लम, यानी अपक्षय भी क्लियर है और अपर्दन भी क्लियर है। मैं अपर्दन को लिख रहा हूं, उसे नोट कर लेंगे आप। देखिए कैसे, और ये चित्र भी बना लिया करो, बातों को नोट कर लिया करो, आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेंगी बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अब है अपर्दन। अपर्दन इरोजन कैसी क्रिया है? यह एक गतिक क्रिया है। दिस इज मोमेंटम। यह एक गतिक क्रिया है। दूसरी बात, जैसे मैं लिखा अपर्दन के कारकों द्वारा मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अपर्दन हुआ। अब अपर्दन के कारक क्या हैं? अपर्दन के कारक, क्वेश्चन यहां से आता है अक्सर। जल भी करता है अपर्दन भैया, वायु भी करती है अपर्दन, हिम बर्फ भी करती है अपर्दन, समुद्री लहरें भी करती हैं अपर्दन, और सबसे बड़ा अपर्दन करता मानव। आज मानव ने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि जो चट्टानें 1000 साल में टूटने वाली थीं, उनको जेसीबी लेकर 1 घंटे में तोड़ दिया। आप देख रहे हो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। जिस पेड़ की जड़ों ने टूटे हुए कणों को जकड़ रखा था, उन्हें काट दिया। जड़ें खत्म हुई, कण लूज हैं, पानी के साथ बहकर चले गए, अपर्दन हुआ। सड़कें बनाई, पहाड़ी तोड़ दी, अपर्दन हुआ। आज मानव सबसे बड़ा कारण हो चुका अपर्दन का, और अपर्दन एक बड़ी समस्या है। इसे रोकने के उपाय अगर देखे जाएं, हम अपर्दन कैसे रोक सकते हैं, तो हमें देखिए अपर्दन अधिकतर कहाँ होता है? मिट्टी बहनी है, बारिश पड़ेगी, बूंद पड़ेगी, बारिश की ड्रॉप पड़ेगी, वो मिट्टी कणों को तोड़ देगी, पानी के साथ बह चला जाएगा। तो अगर ढलुआ खेत हैं जैसे पहाड़ों में होते हैं, तो उनकी जो जुताई है, मान लीजिए ऐसे ढाल है, तो जुताई को ऐसे ना करके ये नहीं करना। कैसे करना है? ऐसे करना है। इससे क्या होगा? अपर्दन कम हो जाएगा। खेत के चारों तरफ यहाँ मिट्टी की बाड़बंदी कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पेड़ लगा देंगे। सब क्या है? ये अपर्दन को रोकने के कारक हैं कि इनसे हम अपर्दन रोक सकते हैं।
कि मिट्टी को बहने से कैसे रोकना है। उसमें जैविक खाद वगैरह डाल के इस तरह से पानी अधिक ना भरे खेत में तो छिड़काव विधि से सिंचाई करना, स्प्रिंकल वगैरह करना, इन सब से क्या है, अपर्दन को रोका जा सकता है। तो इसलिए अधिकतर क्वेश्चन अपर्दन के कारकों, अपर्दन के रोकने के उपाय, डेजर्ट कैसे बनते हैं, अपक्षय क्या होता है, इन सब को लेकर आते हैं। और मैंने इस क्लास में इन सब का जवाब दिया आप लोगों को। आज इतना। ये क्लास 5वीं है, 6ठी क्लास एकदम आने वाली है और उस क्लास में चलेगा हमारा सोलर सिस्टम। देखिए अभी अपर्दन से मैंने कुछ छोड़ दिया, इसमें बात करेंगे इसकी भी। अपर्दन से कुछ स्थल पे आकृतियां बन जाती हैं, उन्हें बोलते हैं टोपोग्राफी। तो इस तरह की आकृतियां जल से बन जाती हैं, झील का बनना, बाढ़ का आना, और वायु से बन जाती हैं, समुद्री लहरों से बन जाती हैं, हिमनद से बन जाती हैं, और कुछ चूना की चट्टानें होती हैं जिन्हें बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट भू आकृतियाँ उससे बन जाती हैं। कई बार पूरी नदी की नदी पृथ्वी के अंदर समा जाती है, जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर अधिक होता है। तो देखिए इन सब की बात करेंगे अगली क्लास में। आज इतना ही। इसे मैंने ज़्यादा बातें की हैं, इसमें लिखा कम है, तो इसे अच्छी तरह से मेरी बातों पे ध्यान दे के नोट्स बनाएंगे और इसे याद कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार।